इस लेसन को शुरू करने से पहले बच्चों आपके लिए अच्छी बात है कि ये रहेगी कि इस लेसन का मैंने फर्स्ट पार्ट जो आज की इस वीडियो में मैं आपको करवा रहा हूँ उसकी पीडीएफ ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दी है, तो आप चाहो तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस लेसन को, जिसका नाम है भारतीय समाज की जनसांख्यिकी संरचना यानी कि द डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो ये हमारी सोशियोलॉजी है 12th क्लास की और चैप्टर सेकंड है हमारा। इससे पहले फर्स्ट चैप्टर मैंने आपको सिंगल पार्ट में कवर करवा दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आई बटन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। और साथ ही मैंने अब की बार चीज़ों को कुछ एक्स्ट्रा ऐड किया है, जैसे कि बच्चे पूछते रहते हैं कमेंट सेक्शन में, क्या सर ये राजस्थान बोर्ड के लिए एलिजिबल है, क्या ये बिहार बोर्ड के लिए, यूपी बोर्ड के लिए। तो जहाँ पर भी एनसीईआरटी की बुक पढ़ाई जाती है वहाँ पर जो आपका ये लेसन है वो एलिजिबल माना जाएगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है कि हेल्पफुल फॉर सीबीएसई एंड ऑल स्टेट बोर्ड्स। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के इस लेसन को। माय नेम इज शाहरुख सैफी एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्विक प्रेप क्लासेस। देखिए बच्चों, इस चैप्टर के नेम को लेके आपने एक चीज जरूर नोटिस की होगी, वो है इंडियन सोसाइटी यानी कि भारतीय समाज और उसकी जनसांख्यिकीय संरचना यानी कि डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर। तो क्या आपके माइंड में ये सवाल नहीं उठता कि सर आखिरकार ये जनसांख्यिकीय संरचना होती क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर? तो आइए फिर जान लेते हैं इसी के बारे में। तो काफी सिंपल से इसका मीनिंग है, जो कि है जनसंख्या का सुव्यवस्थित अध्ययन करना यानी कि एक सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। देखिए एग्जांपल के तौर पे समझिए, जब आप कभी अपनी स्टडी करने बैठते हो तो समटाइम क्या होता है कि आप उसका ओवरव्यू करते हो, यानी कि ऊपर ऊपर के मेन पॉइंट्स को, हेडिंग्स को आप लर्न कर लेते हो। तो आपने जो अपनी स्टडी करी वो आपकी एक सुव्यवस्थित अध्ययन नहीं था, एक सिस्टमैटिक लर्निंग नहीं थी। जब आप उसी स्टडी को दोबारा करते हो और काफ़ी डीप तरीके से अपना एनालाइज करते हो, नोट्स बनाते हो, हर एक चीज़ के ऊपर वर्क करते हो, तब वो कहलाई जाती है एक सिस्टमैटिक स्टडी यानी कि सुव्यवस्थित अध्ययन। तो ठीक बच्चों, कुछ इसी प्रकार जो ये जनसांख्यिकीय संरचना है ना, वो भी ऐसा ही काम करती है। आपने मीनिंग तो जान लिया, तो आखिरकार ये जो शब्द है यानी जो डेमोग्राफी है वो आया कहाँ से है? इंग्लिश में इसे डेमोग्राफी कहा जाता है, हिंदी में इसे जनसांख्यिकीय कहा जाता है। तो बच्चों इस शब्द की जो उत्पत्ति थी वो लैटिन भाषा से हुई थी, जो कि दो वर्ड से मिलकर बना है। वो कौन कौन से थे? पहला था डेमोस और दूसरा था ग्राफिन, और जब इसे जोड़ा गया तब इसका मतलब बना था डेमोग्राफी यानी कि लोगों का वर्णन, डिस्क्रिप्शन ऑफ पीपल। तो आज के समय जनसंख्या कौन है? हम ही तो है। हर साल जनसंख्या के बारे में जो डेटाज होते हैं वो अलग अलग तरीके से निकाले जाते हैं, और एवरी 10 ईयर, हर 10 साल के बाद क्या होता है कि जनगणना भी भारत के अंदर की जाती है, ताकि हमें ये पता लग सके कि हमारे देश की जो पॉपुलेशन है वो कितनी है। तो होप्स हो कि बच्चों आप जनसांख्यिकी के बारे में अच्छे से समझ रहे होंगे, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ना वो थोड़ा बहुत आपका डिफिकल्ट लग सकता है लैंग्वेज को लेके, बट मैं आपके लिए एग्जांपल कुछ ऐसे रखे हैं ताकि आपको इजी टू अंडरस्टैंड हो सके। और नेक्स्ट जो पार्ट होंगे वो काफ़ी सिंपल तरीके से आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे ताकि आप अच्छे से समझ सके। आपने 11th क्लास की सोशियोलॉजी पढ़ी होगी तो आपको इस बात का अंदाजा अच्छे से ज़रूर होगा। तो बच्चों ये तो था हमारा जनसांख्यिकी को लेकर एक छोटा सा मतलब। अब हम बात करते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ पीपल के बारे में, यानी कि लोगों का वर्णन। किस प्रकार का वर्णन? आखिर का सवाल तो बनता ही है कि सर जनसांख्यिकी का मतलब लोगों का वर्णन रखा गया है, तो वो किस प्रकार का है? आइए जान लेते हैं उसी के बारे में। डेमोग्राफी में बच्चों लोगों का वर्णन 2 टाइप्स में रखा गया है। फर्स्ट है जनसंख्या आकार में परिवर्तन यानी कि चेंजेस इन पॉपुलेशन साइज, और दूसरा है इसकी संरचना यानी कि स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। तो अगर परिवर्तन की बात करें तो जैसे कि जन्म, मृत्यु, प्रवास यानी बर्थ, डेथ, माइग्रेशन, और साथ ही अगर इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो जो सेक्स रेशियो है मेल फीमेल का, ठीक है, उसी के बारे में ये बात करता है। एग्जाम्पल मैं आपके लिए दे देता हूँ कि आप अच्छे से ये जानते हैं कि हर साल लाखों लोग पैदा भी होते हैं, लाखों लोग मरते भी हैं, और लाखों लोग
प्रवास भी करते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह अपना स्थान बदलते हैं। अब वो खुशी में बदल सकते हैं, दुख में बदल सकते हैं, परेशानी में बदल सकते हैं, या कोई अपनी आर्थिक सामाजिक मजबूरी हो सकती है। प्रवास वाले चैप्टर में आपको ज्योग्राफी में आता है ये चैप्टर प्रवास का, वो मैं आपको अच्छे से बता दूंगा जिनके पास ज्योग्राफी जैसा सब्जेक्ट है। होप सो कि आप ये तो अच्छे से समझ चुके हैं। और वहीं बात करें सेक्स रेशियो की मेल और फीमेल के, तो 11th क्लास में भी मैंने आपको बताया था और 12th क्लास में तो मैं हर एक सब्जेक्ट में इसका नाम आ ही जाता है। तो सेक्स रेशियो में क्या होता है कि आपने ये देखा होगा कि कुछ ऐसे देश होते हैं जहाँ पर जो महिलाएं होती है वो पुरुषों से ज़्यादा होती है, और कुछ ऐसे देश भी होते हैं जहाँ पर पुरुष ज़्यादा होते हैं लेकिन महिलाओं की जो स्थिति होती है, जो उनकी जनसंख्या होती है, वो पुरुषों की तुलना में कम होती है। भारत जैसे देश के अंदर आप जानते हैं कि ये पुरुष प्रधान है पहले से और अभी भी। हालांकि पहले और अब में बहुत सारा चेंजेस आ चुका है, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है धीरे धीरे काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ती जा रही है, तो ये रेशियो जो है वो भी कम होता जा रहा है पहले के कंपैरिजन में। लेकिन अगर रिजल्ट की बात करें प्रेजेंट, तो अभी भी बच्चों अगर आप तुलना करोगे 1000 पुरुषों पर कितनी स्त्रियां आती हैं, तो आपको पुरुष ही ज़्यादा मिलेंगे। आप अपने स्क्रीन पर डेटा भी कुछ देख सकते हो। तो इसीलिए बच्चों ये जो आपका चैप्टर है ना, इंडियन सोसाइटी और उसका डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर, इसी के बारे में आपको सभी चीजें बताने वाला है कि किस तरीके से जो डेटा होते हैं वो कलेक्ट किए जाते हैं, किस प्रकार से जो ये रेशियो होता है वो निकाला जाता है, स्थिति क्या है और इसके क्या क्या रीजन है। सभी चीजें आपको छोटे से लेकर बड़ी चीजें अच्छे से आपको समझ आएगी। बस आप स्टेप बाय स्टेप इन वीडियो को देखते रहिएगा। होप सो कि आप बच्चों लोगों के वर्णन के बारे में इन चीज़ों को अच्छे से समझ रहेंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डेमोग्राफी की। एक बात बच्चों आपको यहाँ पर यह भी नोट करने पड़ेगी कि जब आप अपनी एनसीईआरटी बुक को देखोगे और कंटेंट को मैच करोगे तो आपको थोड़ा डिफरेंट दिखाई देगा। यहाँ पर मैंने आपके लिए ना चीज़ों को पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया है, बट वहाँ पर आपको एक पैराग्राफ में देखने को चीज़ें मिलेगी। तो ये इसलिए किया है ताकि आप चीज़ों को अच्छे से समझ सके, क्योंकि आप जो लेसन पढ़ रहे हो उसका मीनिंग भी यही रखा गया है कि सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि जनसंख्या का सुव्यवस्थित अध्ययन। तो आप जो अपनी स्टडी कर रहे हो तो उसमें जो मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूँ वो भी कुछ इसी से मिलता जुलता है। तो चलिए बात करते हैं टाइप्स ऑफ डेमोग्राफी की, यानी कि जनसांख्यिकी के प्रकार कौन कौन से होते हैं। अगर टाइप्स की बात करें तो बच्चों यहाँ पर देयर इज 2 टाइप्स ऑफ डेमोग्राफी। वो कौन कौन सी है? तो फर्स्ट है फॉर्मल और सेकंड है सोशल। फॉर्मल यानी कि आकारिक जनसांख्यिकी, और सोशल की बात करें तो वो है सामाजिक जनसांख्यिकी। तो आकारिक में बच्चों क्या होता है कि जनसंख्या का आकार यानी कि उसकी मात्रा का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। और उसी तरह का सामाजिक की बात करें तो जब बात आ जाती है समाज की, तो यहाँ पर बच्चों आपको इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल ये सभी एस्पेक्ट देखने को मिल जाते हैं। तो ये सब जो एक्टिविटीज होती है बच्चों वो किस काम में आती है? खास तौर पर जनगणना में। जनगणना मीन सेंसस में हर 10 साल बाद जो होती है, तो उसमें क्या होता है कि जो एक निर्धारित प्रदेश होता है ना, उसके भीतर रहने वाले जो लोग होते हैं उनके बारे में एक सुव्यवस्थित तरीके से आंकड़ों को कलेक्ट किया जाता है, ताकि ये पता चल सके कि इस परिवार के अंदर इतने लोग रहते हैं, इतने लोग पढ़े लिखे हैं, इतने लोग काम पे जाते हैं, इतने लोग घर पर रहते हैं, और मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, इनकी जो फैमिली इनकम है वो कितनी है। तो ये जो सभी डेटा कलेक्ट किए जाते हैं, इसी से भारत की जो स्थिति है उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है, और हम आने वाले जो हमारे कुछ ऐसे डिसीजन प्लानिंग इन्हें बनाते हैं। तो आई होप कि बच्चों सोशलॉजी जैसे सब्जेक्ट में डेमोग्राफी यानी कि जनसांख्यिकी का क्या महत्व है आप इनके बारे में अच्छे से समझ रहेंगे, और आपको और अच्छे से समझाने के लिए मैं आपको इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में भी ज़रूर बता देता हूँ। तो टॉपिक है बच्चों हमारा समाजशास्त्र के लिए जनसांख्यिकी का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोग्राफी टू सोशियोलॉजी। तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जनसांख्यिकी का अध्ययन ना इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है कि जो आपका ये सब्जेक्ट है इसका जो डेवलपमेंट हुआ है, जो इसका विकास हुआ है ना, वो एक अलग सब्जेक्ट के रूप में हुआ है, और इसका जो पूरा क्रेडिट बनता है वो जनसांख्यिकी को बनता है, डेमोग्राफी को बनता है, क्योंकि जनसांख्यिकी ने ही समाजशास्त्र को एक अलग विषय के रूप में पहचान दी है। वरना तो अक्सर ये कहा जाता है कि
जो सोशलॉजी है वो भी किसका एक पार्ट है, सोशल साइंस का ही एक पार्ट है। जब बच्चों आप इसके बारे में डीप स्टडी करते हो तब आपको ये रियलाइज होता है कि सोशलॉजी की जो अहमियत है ना वो इन सभी सब्जेक्टों से अलग है, क्योंकि सोशलॉजी इन सभी सब्जेक्टों को अपने अंडर कवर कर लेता है। 11वीं क्लास में मैंने आपको जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें ये चीजें बताई थी, होप सो कि आपको याद भी हो। आगे क्या बात की गई है बच्चों की 18वीं शताब्दी के बाद यूरोप में उत्पन्न दो घटनाएं हुई और इनका रिजल्ट ये हुआ कि राज्य का विस्तार तेजी से होने लगा। और इसका पीछे जो रीजन है ना वो डायरेक्ट आप सोशलॉजी जैसे सब्जेक्ट को मान सकते हो, क्योंकि सोशलॉजी भी जो है ना बच्चों एक लेटेस्ट सब्जेक्ट है, इसका इतिहास इतना पुराना नहीं है, 18वीं-19वीं शताब्दी आप इसको मान सकते हो। तो बात करते हैं वो दो इंसिडेंट कौन कौन से हुए थे। तो पहला जो था वो था राजनीतिक संगठन के रूप में, द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट एज अ प्रिंसिपल फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, एंड सेकंड जो था वो था आंकड़ों से संबंधित, यानी बिगिनिंग्स ऑफ द मॉडर्न साइंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इट्स मीन कि बच्चों इन दोनों ही प्रक्रियाओं की वजह से ना राज्य का विस्तार जो था वो तेजी से होने लगा, क्योंकि राज्य जो था ना वो अपनी भूमिका को लेकर और कार्य को लेकर काफी विस्तार करना चाहता था, यानी कि एक बड़े लेवल पर। वो कैसे, आइए जानते हैं उसी के बारे में। जैसे कि अगर डेवलपमेंट की बात करें स्टेट की, राज्य की, तो वो इम्पैक्ट ये पड़ा था कि राज्य जो था ना अब जन स्वास्थ्य प्रबंध का विकास करने लगा, यानी कि पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट। साथ ही उसने पुलिस और कानून व्यवस्था का अनुपालन किया और कृषि एवं उद्योग संबंधित आर्थिक नीतियां बनाई, कराधान किया। कराधान आप समझते ही होंगे, टैक्सेशन यानी कि कर लगाना, जो कि राज्य के अंडर में आता है। और ऊपर से राजस्व उत्पादन में जागृति भी पैदा करी है, यानी कि रेवेन्यू जनरेशन को आगे बढ़ाने में काफ़ी इन्होंने वर्क किया। और इन सब एक्टिविटीज़ की वजह से ही राज्यों में हमें चेंजेस भी देखने को मिले। और हुआ ये कि जो सोशल डेटा होता था ना, यानी कि जो सामाजिक आंकड़ा होता था, अब उसका महत्व काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि किसी भी चीज़ को टारगेट करने से पहले उसका एक प्लान हमारे पास रेडी होना ज़रूरी है। तो राज्य जब अपने नागरिकों के बारे में सोचता है तो उसके पास एक ऐसा डेटा तो होना ही चाहिए ताकि वह अपने जनता के लिए, अपने नागरिकों के लिए ऐसी योजनाएं बना सके, ऐसी विकासात्मक नीतियों को बना सके ताकि उनका विकास अच्छे से हो। तो इससे हुआ ये कि बच्चों जो सामाजिक आंकड़े होते थे ना उन्हें इकट्ठा करने में अब मॉडर्न फॉर्म को अपनाया जाने लगा, यानी कि आधुनिकीकरण का तरीका अपनाया जाने लगा। जैसे कि 1719 में यानी 1790 में अमेरिका में पहली आधुनिक किस्म की जनगणना की गई थी और साथ ही 18वीं शताब्दी में इसी पद्धति को बच्चों यूरोप ने भी अपनाया था। और ये बात आप अच्छे से जानते ही होंगे कि जो भारत के अंदर जनगणना थी पहले वो अंग्रेजों द्वारा होती थी, यानी जो ब्रिटिश थे ना उनके द्वारा जनगणना की जाती थी। और वो कब से कब तक थी, 1867 टू 1872 के बीच में। लेकिन एग्जाम में आपसे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूर्ण रूप से पूरे कंप्लीट तरीके से भारत में जनगणना कब से की जाने लगी। तो आप क्या आंसर लिखोगे, 1881 से। भारत में हर 10 साल बाद जनगणना को अपनाया गया था। इन इंडिया रेगुलर 10 ईयरली सेंसस हैव बीन कंडक्ट सिंस 1881। तो अब यहाँ पर बच्चों आपके लिए क्वेश्चन आता है कि 1951 से लेकर 2020 तक अब तक कितनी सेंसस भारत में हो चुकी है, जनगणना हो चुकी है। तो आप जरा मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। तो इस प्रकार बच्चों जो ये जनसांख्यिकी आंकड़े होते हैं, डेमोग्राफिक जो डेटाज होते हैं, वो नीतियां बनाने में काफ़ी ज़्यादा कारगर सिद्ध होते हैं, वेरी यूजफुल इन मेकिंग इंपॉर्टेंट पॉलिसीज़। तो ये सब चीज़ें थी बच्चों डेमोग्राफी यानी कि जनसांख्यिकी से रिलेटेड, कि भारत के अंदर जो इसका स्ट्रक्चर है, इसकी जो संरचना है वो कुछ इन तरीक़ों से अपनाई गई और इन तरीक़ों से इन्हें एग्जीक्यूट किया गया। होप सो कि आप इन चीज़ों के बारे में अच्छे से ज़रूर समझ चुके होंगे, क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी शॉर्ट था बच्चों। अगर आप अपनी एनसीईआरटी बुक में देखोगे 2 से 3 पेज का ही होगा, लेकिन फिर भी मैंने इसे थोड़ा डिटेल में इसलिए बताया जो कि मैंने लास्ट ईयर वाले स्टूडेंट को ऐसा नहीं बताया था। तो अब की बार मैं काफ़ी डिटेल में आपको पढ़ाने वाला हूँ हर एक टॉपिक। अगर फिर भी आपकी कोई कन्फ्यूज़न रह जाती है तो डाउट क्लास के लिए मैं अलग से भी आपके लिए वीडियो ज़रूर बना सकता हूँ। तो अब इसका आपको सेकंड पार्ट जल्द ही देखने को मिलेगा। होप सो कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। तो आप वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना बच्चों बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप बच्चे खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे।